आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है और इसमें हम लोग सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या ऐसा है जिससे जो हमारी इन्वायरमेंट पे अफेक्ट कर सकती है, वो सारा डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे कुछ दिया है टॉपिक जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बोलते हैं। बायो मतलब होता है जीव, स्फीयर एक तरह से बोल सकते हैं रीजन, उस रीजन। बायोस्फीयर मीन्स हुआ क्या? अर्थ क्रस्ट एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हुआ अर्थ क्रस्ट, हुआ एटमॉस्फेयर जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के हम लोग 3 डिवीजन में डिवाइड किए हैं: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर में अर्थ आ जाएगा सारा उसका लेयर्स, हाइड्रोस्फेयर में वाटर आ जाएगी और एटमॉस्फेयर में हमारे एटमॉस्फेयर आ जाएगा, वायुमंडल। लिथोस्फेयर की बात करें तो लिथोस्फेयर क्या है? ये अर्थ का सारा लेयर्स है। लिथोस्फेयर का जो आउटर मोस्ट भाग है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और वह कहलाता है अर्थ का भी क्रस्ट बोलते हैं। विच भी कॉल लैंड, जिसे हम लोग लैंड के नाम से जानते हैं। अपर विदर पार्ट फॉर्म द सॉइल, जो ऊपर का पार्ट है वह सॉइल का फॉर्म करता है, मिट्टी का। हाइड्रोस्फीयर में देखें तो इसमें वाटर कंपोनेंट की मात्रा 75% होता है, अर्थ सरफेस का 75% विथ वाटर। और इसमें सारा सी वाटर, रिवर्स, लेक, पॉन्ड, डैम सारे आ जाएंगे। अंडरग्राउंड वाटर इज द अनदर कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का एक और एग्जांपल है अनदर, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे अर्थ का एक ब्लैंकेट है या फिर एयर का ब्लैंकेट जो हमारी अर्थ को घेर रखा है, ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, बेसिक था। हम लोग फिर आगे देखते हैं। बायोस्फीयर को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं: बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स हो गया जैव, जिसमें जीव की मात्रा, जीव की कंपोनेंट है। और एबायोटिक में हो जाएगा जिसमें जैव की मात्रा नहीं हो। एबायोटिक में आ जाएगा CO2, H2O, लैंड, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। बायोटिक में सारे क्या आ जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल्स। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के देखें तो वो नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप का होता है: इन एक्सहॉस्टिबल और एक्सहॉस्टिबल। इन एक्सहॉस्टिबल मीन्स क्या हुआ? ये इसका हमारे अर्थ पे, हमारे धरती पे बहुत सारी मात्रा अवेलेबल है, यानी इतना है कि जिसे हम खत्म ही नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं इन एक्सहॉस्टिबल। फॉर एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सब इनएक्सटिबल। फिर आता है एक्सहॉस्टिबल। एक्सहॉस्टिबल मतलब क्या? हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेस। ये 2 टाइप का होता है: रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स क्या है? यदि हम एक बार कंजप्शन कर लिए, एक बार यूज कर लिए, तो दोबारा हम उसे फिर से रिन्यू कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मीन्स हुआ क्या? एक बार जब हम कंजप्शन कर लेंगे तो दोबारा उसे हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे inexhaustible natural resources, these are natural resources, where natural resources which occur in the such abundance, अधिकतम मात्रा, that they cannot likely to get exhaust despite completely, जिसे हम लोग खत्म ही नहीं कर सकते। इनऑक्सिबल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। एयर, वाटर, सोलर एनर्जी।
Exhaustible natural resources, दी आर नेचुरल रिसोर्सेज, बे नेचुरल रिसोर्सेज विच जिसमें अवेलेबल लिमिटेड क्वांटिटी, क्या हो, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो, दी मेक टू गो गेट डिप्लेटेड बाय कंटिन्यू इंडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन बाय कंजप्शन, यदि ह्यूमन कंजप्शन करता है तो क्या होगा, वह खत्म होने की संभावना है। एक्सॉक्सिबल रिसोर्सेज टू टाइप्स का होता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ऊपर जस्ट बताया है, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेस्ड विद इन रीजनेबल टाइम, वे रिसोर्सेज जिसे एक टाइम के दौरान फिर से वो क्या हो, रिन्यू हो जाए। और नॉन रिन्यूएबल में नॉट पॉसिबल रिन्यू। Renewable resources, these resources can be used forever provided they are used to limited amount। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, यूज करने के लिए लिमिटेड अमाउंट में है, बट उसे हम रिन्यू यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या है, दी रिसोर्सेज विल बी अल्टीमेटली लेशन गेट एग्जॉस्ट। नॉन रिन्यूएबल में क्या हुआ कि यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसकी संख्या, उसकी क्वांटिटी घटती ही जा रही है, बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, लिमिटेड है लेकिन फिर से वो पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात फिर से उतना क्वांटिटी में पहुंच जाती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एबायोटिक बायोटिक दोनों आ जाएंगे और नॉन रिन्यूएबल में केवल एबायोटिक आएंगे। रिन्यूएबल में दी देयर अवेलेबिलिटी कैन बी इंक्रीज ओनली इनहैंसिंग रिप्लेसमेंट, यदि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में यदि इसका अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, ये तभी बढ़ेगी जब उसमें इनहेंस होगा, इनहेंस मीन दोबारा रिन्यू हो जाएगी। और नॉन रिन्यूएबल में देयर इंक्रीज एक्सप्लॉयशन विल रिजल्ट क्विक एग्जॉस्शन, यहाँ पे किसी प्रकार की संभावना नहीं बढ़ने की है कि एक बार कंजप्शन हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी घट जाएगी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल फॉरेस्ट है, जंगल, विल्ड लाइफ, वन्य जीव, अंडरग्राउंड वाटर, सॉइल, ये सारे आ जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोबारा हम इसे बना सकते हैं। इसका एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल, मिनरल्स आ जाएंगे सारे, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये था। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, अब उसका कुछ कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। एयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हम लोग देखेंगे तो जो यह कंपोजिशन है गैस का, ये तीन कंपोजिशन है, नाइट्रोजन 78.09, ऑक्सीजन 20.93, आर्गन कार्बन, ये सारे मिलकर 0.93। एयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, द मल्टी लेयर गैसेस, इसका क्या, गैसेस का मल्टी लेयर्ड है, एक नहीं मल्टी लेयर्ड, इनवेलप सराउंडिंग द प्लानेट अर्थ, और ये अर्थ के प्लानेट के चारों ओर घिरा हुआ, इसको लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसे हम लोग 5 डिस्टिंक्ट लेयर और जोन में डिवाइड करते हैं। एटमॉस्फेयर को 5 जोन याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एक्सोस्फेयर और सबसे इनर ट्रोपोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंट्रोल, हमारा जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उस पर किस प्रकार से कंट्रोल है एटमॉस्फेयर का। दी एटमॉस्फेयर कवर अर्थ लाइक द ब्लैंकेट, एटमॉस्फेयर ये जो क्या है, अर्थ को कवर कर रखी जिसे एक एज ऑफ ब्लैंकेट की तरह। दी एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर अर्थ फैरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे, और यही एटमॉस्फेयर है जो डे के समय में, दिन के समय में टेम्परेचर को मैनेज करता है, एवरेज टेम्परेचर बना के रखती है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट सडन इंक्रीज टेम्परेचर, यही एटमॉस्फेयर है जो सडनली इंक्रीज होने नहीं देती है टेम्परेचर को। When UV radiation from sun to strike auto molecule it causes a splitting of OT, जब यूवी रेडिएशन जब इस एटमॉस्फेयर में पड़ती है तो वहां पे ऑटो मॉलिक्यूल्स स्प्लिट भी कर सकती है।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ एनर्जी एटम अपर एटमॉस्फेयर फॉर ओजोन लेयर। और इसी एटमॉस्फेयर से जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ एनर्जी एटम, अनदर एनर्जी एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऊपर बनाता है ऑक्सीजन, जो होता है ऑक्सीजन का लेयर मिलकर बनाता है ओजोन लेयर, जिसको हम बोलते हैं O3। इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन का 3 एटम दिख रही है, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। और ये ऊपर बनाती है। ओजोन लेयर क्या करती है, हमारे जो यूवी रेडिएशन है उसे रोकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं द मूवमेंट ऑफ एयर और बाइंड। एयर मूवमेंट कोस्टल एरिया, इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज द रेगुलर फ्लो कूल फ्रॉम द टुवर्ड्स द लैंड। यहाँ पे जो एयर मूवमेंट है, यहाँ पे दो वर्ड निकल सकता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। जो बड़ी तरीके से पता होगा लैंड ब्रिज क्या है, सी ब्रिज क्या है। तो डे टाइम में क्या चलता है, सी ब्रिज चलती है, और नाइट टाइम में क्या चलता है, लैंड ब्रिज चलती है। तो ये बोल रहा एयर मूवमेंट इन कोस्टल एरियाज, इन द कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है, कोस्टल एरियाज की ओर मूवमेंट करती है। देयर इज रेगुलर फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड। और इस सिचुएशंस में क्या होती है, सी की ओर समुद्र से हवाएं चल कर लैंड की ओर आती है। तो इस कंडीशन में क्या है, डे का टाइम हवा ठंडी होती है, अर्थात इसे हम लोग बोल सकते हैं सी ब्रिज। इट नाइट, जब नाइट की बात आती है, रिवर्स हो जाता है फ्लो, एयर लैंड से जाती है सी की ओर, इसे बोलेंगे हम लोग लैंड ब्रिज। दिस हैपन बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट द हीटेड फास्टर देन वाटर। फिर क्या होगी, जो हीट होगी वो जाएगा सी की ओर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, जब एयर का जो कंपोजिशन है, जैसे 78.09 नाइट्रोजन था, 20.09 ऑक्सीजन थी और अन्य गैसेस थी। तो इसमें यदि किसी की मात्रा यदि इंक्रीज हो जाएगी, किसी की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं उसे एयर पॉल्यूशन। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में अनदर गैसेस आकर के मिल जाएगी, तो हो जाएगा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ एयर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट यानी फैलाने वाले एयर पॉल्यूशन, सच एज पार्टिकल्स, मैटर आ जाएगा उसमें, गैसियस वेपर इनटू एटमॉस्फेयर। हैज एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन, तो क्या होगा, ह्यूमंस को अफेक्ट करेगी, ह्यूमन को अफेक्ट करेगी। वेजिटेशन, जो खेत में लगे होंगे सारे फसल, उसे अफेक्ट करेगा। ह्यूमन एसेट्स को अफेक्ट करेगी, ह्यूमन एसेट्स लाइक कार हो गया, घर हो गया, वो सबको अफेक्ट करेगी। क्योंकि जब हवा चलेगी, जब वो प्रदूषित रहेगी, तो उसका कलर हो सकता है डैमेज कर दे। नेचुरल फॉरेस्ट फायर, डस्ट फॉर्म, पॉलन, ये सब हो सकता है नेचुरल पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में। ये सारे क्या होंगे, पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषण करने वाले, एयर पॉल्यूशन। फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, डस्ट फॉर्म हो जाएगा पॉलन। ह्यूमन मेड ड्यूरिंग द फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्री से जो निकलता है डीजल पेट्रोल जलने पे, माइनिंग प्रोसेस स्टॉर्म द्वारा, क्रशिंग द्वारा जो निकलता है, वहां से एयर पॉल्यूशन हो सकती है। Particulate air polluted also the suspended particular matter SPM because they remain suspended air for good period of time। ठीक है, ये था एयर पॉल्यूशन। आगे की ओर बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ह्यूमन बींग्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगी। ये क्या बता रही है, पार्टिकुलर एयर पॉल्यूशन कॉल द सस्पेंडिंग पार्टिकुलर मैटर या एसपीएम। वही जो पार्टिकुलेट जो है, जो पॉल्यूटेंट्स है, जो पोल्यूशन फैलाने की काम कर रहा है, जो उसे छोड़ा गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सस्पेंडिंग पार्टिकुलर मैटर या एसपीएम बोलते हैं। क्योंकि बिकॉज दी रिमेन सस्पेंडेड इन एयर गुड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये क्या होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है एयर में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग, तो जो एसपीएम था, सस्पेंडिंग पार्टिकुलेट मैटर, अर्थात जो एयर्स में छोड़ा गया है, इस कारण से क्या होगी, ह्यूमन पे
ह्यूमन में अस्थमा हो जाएगा। ब्रोंचिटिस हो जाएगी। ब्रोंचिटिस क्या होता है, जो हम लंग्स से लंग्स में ब्रोंचियोल्स होता है छोटा छोटा इस प्रकार से, जिसमें एयर स्टोर्स होता है। अल्जिब्रिक एलर्जिक कॉल्ड क्या हो जाएगा, उसे कॉल्ड, जिसको बोलते हैं काला जार भी शायद। पोल्यूटेंट गैस कॉज द इरिटेशन आइज, जब पॉल्यूटेंट गैसेस में हम लोग जाएंगे या फिर जब पॉल्यूटेंट जब पॉल्यूशन हो जाएगी तो जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो उसमें क्या होगा, आंख हमारी दर्द करेगी। थॉट लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। दी इंजॉर्ड लिंक्स लीवर किडनी स्प्लीन नर्वस सिस्टम ये सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, इंक्रीज होने की संभावना होगी। मैनी पीपल डेवलप टर्मिनल अलायंस सच द कैंसर, कैंसर के भी बीमार हो सकती है। हाइड्रोकार्बन वेपर नॉट ओनली द डैमेज इंटरनल ऑर्गन बट ऑल्सो कॉजेज कैंसर। जो हाइड्रोकार्बन वेपर होते हैं, हाइड्रोकार्बन मीन्स हुआ क्या, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन का पॉल्यूटेंट हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन्स याद रखना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन का पोल्यूटेंट है ना। तो ये क्या करेगा, इंटरनल ऑर्गेन तो करता है ये डैमेज, बट ऑल्सो कॉज और कैंसर का भी कारण बनता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर एट एटमोस्फियर फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो यही बनाएगी H2O प्लस SO2, क्या बना देगी, H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दी सल्फ्यूरिक एसिड वाश डाउन द सॉइल बाय द रेन, और यह सल्फ्यूरिक एसिड जब एयर के साथ मिक्स होगी, तो जब रेन होगा तो उसी के साथ ये मिक्स हो जाएगी, और यह क्या है, एसिड है। तो वह जो रेन होगा वो कहलाएगा एसिड रेन। क्या कहलाएगी, एसिड रेन। जब यही जब कंबाइंड हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, जब एसिड रेन का वर्षा होगी तो क्या होगा, हमारे घरों का कलर्स क्या करेंगे, वो खत्म कर सकता है, चट्टानों को डैमेज कर सकता है, तोड़ सकता है। दिस सल्फ्यूरिक एसिड वॉश डाउन द इनटू द सॉइल बाय रेन, सॉइल पे भी गिर सकती है। एसिड रैनफॉल देर में भी द सॉइल स्लाइटली एसिडिक, सॉइल एसिडिक हो जैसे हो सकती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाएगी, अल्टीमेटली फॉरेस्ट ग्रोथ भी डाउन हो जाएगी। फिफ्थ है द एसिड रैनफॉल severely affected salmon production, fish yield also ate surface building in all the town, ताजमहल ब्रिज सारे क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, ताजमहल है ना, ब्रेक्स वार्ड। फिश एल्ड फिश प्रोडक्शन को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। एयर पोल्यूशन ऑल्सो रिजल्ट टू सीरियस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ग्लोबल मैग्नीट्यूडल ग्रीन एंड द हाउस इफेक्ट इन द स्पीसीज ओजोन अम्ब्रेला को भी डैमेज कर सकती है। जो ओजोन अम्ब्रेला है मींस जो ओजोन लेयर, उसे भी डैमेज कर सकती है। जो ओजोन लेयर का क्या काम है, सारे यूवी रेडिएशन को रोकता है, उसे डैमेज करेगी तो क्या होगा, हमारे अर्थ पे डायरेक्ट यूवी रेडिएशन आएगी, तो इससे क्या है, ह्यूमन का ब्लड कैंसर, ये स्किन कैंसर होने की ज्यादा संभावना होगा। प्लांट सारे क्या हो गए, जलने की संभावना हो जाएगी, तो तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को पूरी तरीका से बेकार कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने का प्रयास करना, कुछ नहीं है, इंक्रीज हो जाएगी क्या, टेम्परेचर की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में, जस्ट एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। दी कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर कीप अर्थ वार्म, हम लोग को पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, हमारे अर्थ को वार्म करके रखती है, गर्म करके रखती है। मस्ट लाइक अ ग्लास, जस्ट लाइक अ ग्लास वॉल डेट कीप अ ग्रीन हाउस वार्म, जिस प्रकार से कि जो ग्लास वॉल होता है वार्म करके रखता है ग्रीन हाउसेस को। दिस इफेक्ट को में बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंपल सा है, हमारे अर्थ को वार्म क्यों रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड,
जिस प्रकार से ग्लास क्या करता है, ग्रीन हाउस को वार करके रखती है, इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, एंटर साइड, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जब क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग विश्व तापन, पूरे विश्व भर में क्या होगा, टेम्परेचर की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ग्लोबल वार्मिंग हुई तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या क्या होगा, मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जगह जगह पे फ्लड्स देखने को मिलेगी, ये सारे सिचुएशंस क्रिएट होगी। एंड इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ, ऑफ अर्थ, तो क्या होगा, सारे अर्थ, जहाँ जहाँ अर्थ है वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेगी। when their CO2 increase CO2 concentration, the deposition CO2 gas prevent the heat from the radiated from the out of from earth, greenhouse effect due to global warming। और यह CO2 का लेवल बढ़ने से क्या होगा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे क्या होगा, इसका बोल सकते हैं उसका प्रभाव देखने को मिलेगी, और यहीं से क्रिएट होगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गई होगी, विश्व तापन क्या है। इसके बाद है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। ओजोन लेयर बताएं जस्ट अभी, इसमें क्या है, O3 है, ऑक्सीजन का 3 एटम्स है। ओजोन इज द एन एलोट्रॉप्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है, एलोट्रॉप्ट है। ठीक है, इट इज द ट्राई एटोमिक O3, जिसमें कितने हैं, 3 एटम है ऑक्सीजन का, कंपेयर तीनों है। कंपेयर डायटोमिक एलिमेंट ऑक्सीजन, डायटोमिक में क्या है, 2 ही ऑक्सीजन का एटम से, लेकिन ओजोन लेयर में 3 है। ओजोन लेयर मीन्स O3, याद रखना। ओजोन गैस इज द ब्लू गैस, क्या है, ब्लू गैस, पंगेन डॉट ऑर्डर, विद द पंगेडॉन ऑर्डर से थ्रू ये फॉर्म्ड है। इट इज द हाईली पॉइजनस, ये क्या है, पॉइजनस है, विष की तरह। ओजोन प्रेजेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन, ये किस रीजन में देखने को मिलता है, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में। ठीक है, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन अकर एट हाइट 23 से 25 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से 23 से 25 किलोमीटर पे ओजोन लेयर देखने को मिल जाती है। द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज द रिच ओजोन लेयर द कॉल्ड ओजोन लेयर, ओजोनोस्फेयर, ओजोन अम्ब्रेला या ओजोन शील्ड। यहीं पे जो ओजोन लेयर है जहां रिच मात्रा में है, हम उसे बोल सकते हैं ओजोन का बहुत सारे लेयर से, अर्थात ओजोन लेयर, या उसको बोलेंगे हम लोग ओजोनोस्फेयर, या बोलेंगे ओजोन अम्ब्रेला और ओजोन शील्ड। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होता है, O2 मॉलिक्यूल्स के साथ एक और ऑक्सीजन का क्या होगा, रिएक्टिव रिएक्शन हो जाएगी तो बना देगा O2। और यहाँ बता रहा कॉजिंग स्पीशीज ऑफ O2, ये कैसे होता है, जब अनदर जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन होता है तो उससे जो एक एक एटम है ऑक्सीजन का वो जाके इससे मिल जाएगी। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द एनर्जी एटम्स, क्या एनर्जी एटम्स के साथ रिएक्ट करेगी और फाइनली O3 का फॉर्मेशन कर देगी। इसके बाद है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ODS। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे ओजोन लेयर डिप्लेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ओजोन लेयर टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका क्या क्या सब्सटेंसेस है, इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहां से रिलीज होता है, जो सब सारे लोग जो फॉग यूज करता है, FAW हो गया, वहां से ये सब CFC रिलीज होती है। ठीक है, रिडक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में क्या होगा, रिडक्शन होगा, टूटना, उसको बोलेंगे ओजोन डिप्लेशन। इंपॉर्टेंट ओजोन का सबसे बड़ा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड क्लोरीन। CFC है द कार्बन टेट्राक्लोराइड, CFC क्या है, कार्बन का टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, ऐसा चाहिए टेट्राक्लोराइड, CCl3 का एक तरह का फॉर्म है ये। डाइफ्लोरो मीथेन, CCl2F2, ये सारे क्या है, वो सब्सटेंसेस है जो ओजोन को डिप्लेयर करता है। They are rich in chlorine, fluorine, carbon, CFC commonly used the aerosol
प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेटर्स, शेडिंग फॉर्म, स्प्रे एजेंट इन द एसेंट। इस फॉर्म से क्या होगा, ओ से डिफ्लेयर कर देगी। ये था ओजोन डिप्लेशन। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, क्या होगा ओजोन डिप्लेशन से, तो देखो स्किन कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट है स्किन कैंसर, डायरेक्ट यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे आएगी और अर्थ पे आने से क्या होगा, स्किन कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगी। डैमेज आई, हमारी आंखों को डैमेज कर देगी। इंक्रीज इंसिडेंस कैटरैक्ट डिसीज इन द आई, ठीक है। डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को क्या कर देगी, डैमेज। जो हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो गली पर आ रहे थे, जो क्या करता है, हम जो भी वायरस बैक्टीरिया आता है उसके अगेंस्ट फाइट करता है, उसे डाउन कर देंगे। इंक्रीज इम्ब्रोटिक मोर्टिलिटी एनिमल ह्यूमन, एनिमल और ह्यूमन में क्या करेगा, जो इम्ब्रोटिक अर्थात जहाँ पे इम्ब्रो अर्थात जहाँ पे बच्चे का ग्रोथ होता है, जो इम्ब्रो से ग्रोथ होकर के एक चाइल्ड प्रॉपर बनता है, वहां पे मोर्टिलिटी बढ़ जाएगी। मोर्टिलिटी मीन्स हुआ क्या, मृत्यु दर। बच्चे 100 में से 50% बच्चे वो ग्रोथ होते होते ही क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगी और मर जाएगी। डिक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस पॉपुलेशन फाइटोप्लांकेट, और क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो क्लैंथर्स, सर्टेन फिश, ब्रेव इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट एक्वेटिक फूड चैन, और जो एक्वेटिक फूड चैन है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगी। स्मॉग फॉर्मेशन, स्मॉग फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारे क्या इफेक्ट है। तो आज हम लोग एयर के बारे में पढ़ लिए, कल पढ़ेंगे वाटर्स के बारे में। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे वाटर्स पढ़ेंगे और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ज्यादा है नहीं, हाँ। कल देखते हैं, जो हुआ तो हुआ खत्म, बट ये 3 क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। थैंक यू।